और ये वर्क एनर्जी पावर जल्दी निपटने वाला है। और इसके बाद हमारा शुरू होगा सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें रोटेशनल मैकेनिक्स है, बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कॉपी पेन के साथ आज तैयार रहेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, वो भी वो न्यूमेरिकल जो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड होंगे, या सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल ही देखेंगे, परेशान होने वाले न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल जानने से पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का, कौन कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो हमें रिकैप दे देते हैं। अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम फॉर्मूला रिकैप दे देंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे आप लास्ट क्लास दिमाग में एक बार रिकॉल कर लें अगर कर पाते हैं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम तो हैं ही आपकी सेवा में। आपको मेहनत कीजिएगा, घर बैठे बैठे पढ़ना है, आराम तो है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लास्ट क्लास से क्या आपको याद रखना है। सबसे पहली बात आपको याद ये रखनी है कि जब भी आपको किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो हमेशा हम पहला काम करेंगे, एक ऐसा लाइन खोजेंगे जिसको हम अज्यूम करेंगे जीरो पोटेंशियल लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो हमारा पहला स्टेप होगा जीरो पोटेंशियल लाइन खोजना। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए ये वाला लाइन, इसी लाइन को आप कहते हो जीरो पोटेंशियल लाइन। एक बार आपने किसी लाइन को अगर जीरो पोटेंशियल लाइन कर दिया तो उसके ऊपर का जितना भी आप हाइट जाओगे, वो हाइट का पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। उसके बाद उससे जितना ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी आपका प्लस में mgh होगा। लेकिन उस जीरो पोटेंशियल लाइन से अगर आप नीचे की ओर आते हो, नीचे की ओर, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस में mgh होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, डिपेंड करता है कि आपने जीरो पोटेंशियल लाइन कहां पर लिया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला। दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है किसी भी मास का अगर उसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तीसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, अगर स्प्रिंग को ना आप खींचे हो ना कंप्रेस किए हो तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो उसका नेचुरल लेंथ कहलाता है। लेकिन उसके नेचुरल लेंथ से अगर आप कुछ खींचते हो, मान लो x खींचे या x कंप्रेस किए, तो उस स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के x²। तो ये समझना है हमें कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी किसका पूछ रहा है, पार्टिकल का पूछ रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो mgh। स्प्रिंग है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x²। इन सब के अलावा एक और बात, जरूरी बात, ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी न्यूमेरिकल में, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ऐसा दिखाई देता है कि वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। यानी किसी भी न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगर जीरो हो रहा है और अगर उस न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन नहीं है, अगर उस न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन भी नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अगर जीरो हो जा रहा है तो जितना आपका इनिशियल होगा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो एक पॉइंट पे जितना होगा उतना ही दूसरे पॉइंट पे होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे जितना है उतना ही दूसरे पॉइंट पे भी होगा। मतलब इन दोनों का जोड़ कांस्टेंट होगा। हो सकता है 10 + 20 ये 30 हो सकता है ये 2 हो जाए तो ये 28 हो जाएगा, सब इसका 30 ही रहेगा। तो आज के क्लास के लिए, आज जो भी हम सिखाने वाले हैं उसके लिए आपको ये बेसिक नॉलेज इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया कि अगर ये दोनों कंडीशन है तो एक पॉइंट पे जितना एनर्जी है दूसरे पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी, जितना तरह का एनर्जी हो वहां पे दो ही तरह का एनर्जी होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बात करने जाए धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, ये लास्ट क्लास का एक रिकैप था आपके लिए क्योंकि आज हम यूज करने वाले हैं सबको। तो पहला सवाल उसी दिन हम बोले थे, आप लोग बना भी लिए होंगे, फिर भी आपको हम एक बार बनाएंगे ही, वो सब सवाल देंगे ही। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन शेयर कर चुके हैं हम, बुक भी खोल चुके हैं, आपके पास सामने स्क्रीन पे एच.सी. वर्मा नाम का बुक जो है वही खुला हुआ होगा। नंबर 36 शायद उस दिन हम शुरू किए थे लेकिन फिर हम रोक दिए थे अपने आप को। नंबर 36, फिगर 8
E4 shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal set. यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, थोड़ा सा रुकना होगा। 2 मिनट के लिए हम रुक रहे हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों दिखा रहा है। अभी अभी सबको दिक्कत हुआ होगा, इसलिए कोई भी मैसेज नहीं करेगा कि हाँ दिक्कत हो रहा है। अगर कंटिन्यू होता है ये प्रॉब्लम तभी मैसेज करेगा, अभी कोई नहीं। ठीक है, पता नहीं अचानक से मेरे स्क्रीन पे लिखा तो रुक गए। तो सवाल यही है कि एक पार्टिकल है जो स्लाइड कर रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक which terminates in a straight horizontal section. If the particle starts slipping from the point A, how far away from the track will the particle hit the ground? आपको ये ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन वाला भी सवाल करेंगे। इस ट्रैक पे फ्रिक्शन नहीं है और ट्रैक ए पॉइंट को देखो, एक ग्राउंड सरफेस है वो 1 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इधर एंड वाला पॉइंट 0.5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इस सवाल को अगर आप समझ पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे अगर बुक है आपके पास तो ये HCL में क्वेश्चन नंबर 36 है, स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि हम शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए ये कैसे काम करता है। ये सवाल मेरे पास भी है स्क्रीन पे, अब सवाल निकाल लेते हैं अपने लिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, उम्मीद है आप ये बना चुके होंगे, फिर भी हम सबके लिए, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे या नहीं बनाए होंगे उन सबके लिए फिर हम सवाल देंगे आपको बनाने के लिए, आप बना कर भेजिएगा। ये देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है, डायग्राम है, मस्त ट्रैक बना हुआ है भाई। ये यहाँ पे आपका एक मास है, पार्टिकल का नाम है, पॉइंट का नाम है ए, और ये हाइट h1 जो है ये 1 मीटर है, h1 हाइट 1 मीटर है। ए से ये स्लाइड करता हुआ यहाँ बी पे आएगा। अगर तो देखो ए से अगर ये आएगा तो असल में ये नीचे क्यों आ रहा है, तो ये कौन सा एनर्जी लूज कर रहा है। जब कुछ नीचे क्यों आता है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा वही कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और वो फिर यहाँ तक आके पूरा का पूरा पोटेंशियल लूज कर चुका होगा अगर, तो फिर से काइनेटिक यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी काफी ज्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर से ये पोटेंशियल गेन करना शुरू किया होगा तो काइनेटिक घटेगा, लेकिन उतना ही हाइट तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए अभी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे। कहने का मतलब सवाल ये है कि अगर यहाँ पे आया तो इसको सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल है, यानी ये सीधे सामने की ओर जाएगा, तो ये सामने की ओर जाके कहीं ना कहीं तो गिरेगा बी पॉइंट जो है। वैसे ये हाइट आपका h2 = 0.5 मीटर है। सवाल ये है कि ये ट्रैक से कितनी दूरी पे गिरा, ये बताना है आपको। सवाल समझ में आ गया, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक से कितनी दूरी पर गिरेगा। तो यहाँ पे एक बात तो तय हो गया कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे मोशन के दरमियान। दूसरी बात, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 है, इसीलिए यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, जितना एनर्जी पॉइंट ए के पास है उतना ही एनर्जी पॉइंट बी के पास होगा। ध्यान दे, सिलेबस हमारा आराम से हम ले जा रहे हैं, इसे जरूरी है सिखाना, तो दो सवाल खुदा के भगा देंगे आगे कोई फायदा नहीं होगा। बार बार कह रहे हैं जितना एनर्जी ए के पास होगा उतना ही एनर्जी बी के पास भी होगा। तो जरा देखिए ए के पास कितना एनर्जी, ए के पास 2 ही एनर्जी होगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। जितना इनिशियल उतना फाइनल, वही वाला प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं। बी पे भी 2 ही, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हम इस लाइन को अज्यूम कर लेते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन। फायदा क्या होगा ये तो आप समझ ही चुके हैं, जीरो पोटेंशियल लाइन से फायदा ये होगा कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh1, पोटेंशियल एनर्जी mgh1 जो हाइट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ रुका हुआ है, बस आप तो छोड़ोगे स्लाइड स्लिप करना शुरू करेगा। अभी यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे आया, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा जरा बताइए, mgh2
प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर जो हमें पता नहीं है, यहाँ तक कहीं तकलीफ नहीं। एम एम और एम, ये एम 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 कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ देख लीजिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल होने वाला है वो देखिए। एम 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 कैंसिल हो गया, कैंसिल। GH1 और GH2, तो G कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ V स्क्वायर। एम एम कॉमन ले कैंसिल हुआ, आपको ऐसा तो नहीं ना कि 2 गुण से 1 एम कैसे काट दिए भैया, नया नया दिमाग मत लगाइए। H1 का वैल्यू है 1, H2 का वैल्यू है 0.5, G का वैल्यू आपको पता है 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2। तो आप गौर कीजिए 1 में से 0.5 जाएगा तो बचेगा 0.5, और 0.5 में 2 इंटू होगा तो बचेगा 1, यानी कि V स्क्वायर इज इक्वल टू G। तो V इज इक्वल टू रूट अंडर G, चेक कर लीजिए। G है 1 में से 0.5 माइनस होगा तो बचेगा 0.5, 0.5 में 2 माइनस होगा तो बचेगा 1, यानी G इंटू 1 ही बचेगा, तो V इज इक्वल टू रूट G, यानी यहाँ पे रूट G। अब हम आएंगे काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर। सब लोग काइनेमेटिक्स हमसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो याद रखें काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल भी हम पढ़ाए हुए हैं, आप एक बार यूट्यूब में देख लीजिएगा, सारा का सारा वीडियोज है, नहीं तो फिर तो आपको अलग से हमसे पढ़ना ही है। अगर बहुत ज्यादा वहां भी समझ में नहीं आया तो तीसरा ऑप्शन फिर मेरे से पूछना होगा। ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन याद दिला रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायरेक्शन बनाते थे, याद आया, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, यहां से यहां की बात करें, प्रोजेक्टाइल हो गया ये, तो इनिशियली ये एक्स में ही जा रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट जी है। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 क्यों लिखे? अश्विनी पाठक ने कुछ बोला है भाई, क्या बोला अश्विनी आपने? क्योंकि शुरुआत में पार्टिकल वहां पे आपने बस पकड़ के रखा है, स्लिप करने को वो तैयार है, वहां फ्रिक्शन है नहीं जो रोक के रखेगा, ये हल्का सा इंक्लाइंड है, स्लिप करने को तैयार है मान लो, या हल्का एक जेंटल पुश देना हो, तो शुरुआत में कोई वेलोसिटी है नहीं, इनिशियली ये पे कोई वेलोसिटी नहीं, इनिशियली ये पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। आप छोड़े, हल्का ढला हुआ मान लो, या आपने एक जेंटल पुश दिया, शुरुआत में वेलोसिटी 0 था, शुरुआत में सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, इसीलिए। ओके, अब देखिए ui आपका 0, क्योंकि ये जा रहा है x की ओर, x एक्सिस की ओर जा रहा है, इसलिए y में वेलोसिटी नहीं है शुरुआत में, बाद में तो दोनों में हो जाएगा, बाद में तो दोनों में हो जाएगा, ऐसे जा रहा है, दिख रहा है आपको ना। x एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, x में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसलिए x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एकमात्र एक्सेलरेशन y में काम कर रहा है, और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यही ना काम कर रहा है, डाउनवर्ड g काम कर रहा है, जो वेलोसिटी बढ़ाएगा। अब ये बताइए S बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, सुना है आपने? S इज इक्वल टू यूटी, यहाँ तो चमक रहा होगा, हल्का सा नीचे लिख देते हैं, आपने सुना है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद आया? X इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x निकालना है, ux पता है, रूट g टाइम का पता नहीं है, और 1 से 0, तो अगर हमें एक बार टाइम मिल जाए तो उस टाइम का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे y इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, y यहाँ से यहाँ आने में y कोऑर्डिनेट में कितना गिरे, यहाँ से यहाँ आने में y कोऑर्डिनेट में सीधे सीधे y, यहाँ से जमीन के हाइट सीधे सीधे ऐसे y देखना है तो सीधे सीधे y हो गया 0.5, y कोऑर्डिनेट तो यही रही ना हुआ, ui है 0 हाफ gt स्क्वायर, सुनिए 2 जाके 0.5 से इंटू हुआ तो 1 बन जाएगा, 2 इंटू 0.5 1, डिवाइड में g आएगा इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर g हो गया, t इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर g, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 implies x is equal to root g into t, root g into t का वैल्यू 1 by root g, तो x is equal to कितने मीटर पे गिर गया भाई, 1 मीटर पे जाके ये गिर गया। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था। इस सवाल की खासियत क्या हुई, इसमें एक साथ 2 चैप्टर इंक्लूड कर लिया, वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट तो यूज किया ही, साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट भी यूज किया। तो अच्छे सवालों की ये खासियत होती है कि वो जैसे आप एडवांस के प्रॉब्लम्स को देखोगे तो एक साथ 6 चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर लेगा,
इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन तक यूज कर लेगा, इसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो कई चैप्टर को मिला के सवाल बनाया जाता है। यहाँ फिलहाल 2 चैप्टर यूज हुआ आपका, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो अगला सवाल आपको हम भेज रहे हैं। अनुराग ने बनाकर ही भेज दिया, गुड अनुराग, शाबाश। अगला सवाल आपको हम भेज रहे हैं, फिलहाल इसका आप फोटो खींच लेते हैं। आपको कोई भी तरह का कष्ट हो तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। हम वैसे में 100 बार पूछना है 100 बार पूछो, दूसरे बार पूछोगे तो सुनाएंगे क्या? टीचर लोग ऐसा होते हैं बाबू, 100 बार पूछना है तुम 100 बार पूछो। हम यहाँ क्यों है? बताने के लिए ही तो है। अगर स्कूल में दोबारा पूछ के देखो, टीचर का मुंह का हिस्सा बनता है ना। डायलॉग हम लोग रख लिए, हम लोग कुछ अपना डायलॉग है। देखिए हमारा कुछ फिक्स डायलॉग है, सबसे पहला डायलॉग तुम 100 बार पूछोगे हम 100 बार बताएंगे। हम यहाँ क्यों है? बताने के लिए तो है। दूसरा डायलॉग तुम्हारे गार्जियन के साथ, आपका बच्चा ठीक है बस ध्यान नहीं देता है। ये एक नॉर्मल लाइन है जो सब टीचर रख लिया है। ये सब चीजें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है, ऐसा बोलना पड़ता है। आपके गार्जियन का भी फिक्स लाइन, दिमाग का बहुत तेज है सर, पता नहीं ध्यान क्यों नहीं देता है, कोई और चीज में ध्यान लगा के रखता है। ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदलने वाला नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको अगर हल्का भी समझ में आया तो ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके इस सवाल को बनाया गया है। सवाल नंबर दूसरा, ये आपके लिए है पूरी तरह से, ये आपको इस पे दिमाग लगाना है और आपकी ओर से भी अपना कुछ डायलॉग जो होगा परमानेंट वाला कि भैया कोशिश बहुत करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता है। आप बताते हैं तो सब समझ में आ जाता है लेकिन खुद से बैठे तो बनता नहीं है। ये सब आप लोग की ओर से यूनिवर्सल डायलॉग है, जो डायलॉग नहीं है सब बदमाशी है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर आप बनाओगे मेरे लिए 37, जिनसे 37 बन जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन समझ के सबको बनाओ फटाफट। नंबर 37 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी सर्विस में है ये, जिनसे बन जाए हाथ रेज करेंगे। तब तक हम मीटिंग को पॉज कर रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग में इतना समय ना जाए। क्वेश्चन है किस तरह का एक ट्रैक है, ए से लेके बी तक फ्रिक्शन नहीं है लेकिन बी से लेके आगे यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ म्यू लग रहा है कुछ 0.2। मान लो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़े हुए हैं, जस्ट पकड़े हुए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 0 होगा, ए पे तो वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन जैसे जमीन पे आएगा यहाँ पे से कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगा ना, और ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा इधर साइड। फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये फ्रिक्शन लेस कर्व है, लेकिन यहाँ पे यहाँ आने में गुड कुछ लोगों ने बना के भेजा, भेजा दीक्षा रानी ने भेजा, हम चेक कर लेंगे क्योंकि वॉच में पूरा फोटो नहीं आ रहा है आपका, तो हम चेक कर लेंगे मोबाइल पे। यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड, और ये जाके यहाँ फाइनल वेलोसिटी सी पे 0 हो गया। सी पे क्यों वेलोसिटी 0 हो गया? क्योंकि रुक गया। तो पूछता है कितनी दूर जाके रुक जाएगा, कितनी दूर जाके रुक जाएगा, यही ना। उसके लिए पहले हमें यहाँ का वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ का वेलोसिटी पता चल गया और यहाँ से यहाँ क्या एक्सेलरेशन लग रहा है पता चल गया, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है v² = u² + 2s। फिलहाल ए कैसे, लेकिन यहाँ तक का हाइट आपको दिया हुआ है 1 मिनट 1 मीटर, सही है ना। तो आप देखिए जितना एनर्जी ए पे है, जितना एनर्जी ए पे है उतना ही एनर्जी बी पे होगा। कौन से प्रिंसिपल से बता सकते हैं आप? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बढ़िया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी ए पे होता है वही एनर्जी बी पे होगा। ए और बी पे, सी पे वही नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया है। फ्रिक्शन आने पे एनर्जी सेम नहीं रहता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है जो बताए थे आपको, उसका सवाल भी हम करेंगे। बिना फ्रिक्शन वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी कहाँ पे होगा? बी पे होगा। चेक कर लीजिए, ए पे 2 ही एनर्जी, ए पे 2 ही एनर्जी। कौन कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी की बात करते हैं। ए पे हमारा पोटेंशियल कितना, काइनेटिक कितना? ए पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बी पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ए पे पोटेंशियल एनर्जी, हम इसी लाइन को क्या एज्यूम कर लेंगे? 0 पोटेंशियल लाइन। ऑब्वियस है अभी सब सवालों में, फिर भी हम आदत आपका लगा दे रहे हैं कि हर बार एज्यूम कीजिए। आदत रहेगा तो ही आगे बड़े सवालों में आप सुधर पाओगे, ठीक है। 0 पोटेंशियल लाइन आप मान लिए,
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पूरा का पूरा एनर्जी लॉस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आदत हम लगा दे रहे हैं ताकि आपको जो भी कभी हर बार तो ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ। पिछला सवाल में तो दोनों जगह पोटेंशियल और काइनेटिक था, इधर कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल था, तो इसलिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पूरा एनर्जी जो लॉस हो रहा है पोटेंशियल, वही कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, काइनेटिक में। पोटेंशियल जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जमीन पे आ गया। तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो बताइए वेलोसिटी यहाँ पे कौन बच रहा था, जी एच इज इक्वल टू हाफ वीबी का स्क्वायर। तो बता देयरफॉर वीबी का स्क्वायर कितना आ गया, 2gh आया ना, वीबी का स्क्वायर 2gh, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच में एकमात्र फोर्स, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वैसे आपसे पूछे, यहाँ तो म्यू लग रहा है 0.2, इसका वेट लग रहा है mg, नॉर्मल फोर्स लग रहा है n, है ना, वेट नीचे लगता है mg, नॉर्मल लगता है n। तो नॉर्मल किसको किसके इक्वल है यहाँ पे, mg के इक्वल। ये बताइए सेंस फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन एक फोर्स है, सुनो, सेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सुने हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से यहां के बीच में इसमें तीन फोर्स लग रहा है, ध्यान देंगे, यहां से यहां के बीच में तीन फोर्स, एक नॉर्मल, एक mg और एक फ्रिक्शन। नॉर्मल mg को बैलेंस किया, लेकिन इस डायरेक्शन में जिधर ये जा रहा है उधर के लिए एक ही मात्र फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। एकमात्र फोर्स कौन है, फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स नहीं है आगे पीछे। तो नेट फोर्स में F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, फ्रिक्शन में लिखेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल। अब कुछ लोग हमसे फ्रिक्शन नहीं पढ़े होंगे तो उनको दिक्कत आ रहा होगा, वो बस यहीं तक सीख पा रहे होंगे कि हाँ यहाँ तक समझ गए भैया, इसके बाद सेकंड हाफ में आप क्या किए नहीं समझ में, क्योंकि फ्रिक्शन हमसे नहीं पढ़े हैं और यूट्यूब में वीडियोज नहीं देखे हैं मेरा वाला। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज वीडियोज देखिए और फिर डाउट के लिए आप हमसे मिलिए, आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो देखिए, समय निकालिए, थोड़ा थोड़ा समय तो निकालना है, ठीक है। म्यू टाइम्स नॉर्मल इज इक्वल टू m इनटू a। म्यू तो ठीक है, नॉर्मल यहाँ कितना इक्वल है बताओ, mg के इक्वल। म्यू टाइम्स mg इज इक्वल टू m इनटू a। यहाँ से a इज इक्वल टू म्यू इनटू g आया, यानी म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और g का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। अब सुनो, ड्यूरिंग B टू C, ड्यूरिंग B टू C, B से C के बीच v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये फॉर्मूला क्यों लिखे, क्योंकि इस बार नेगेटिव साइड में फोर्स काम कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है ना, इसलिए माइनस लगाए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप हम क्यों किए, इससे हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाके रुक जाएगा 0। ये u से वेलोसिटी बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट v का स्क्वायर माइनस 2a और s मतलब x दूरी जो निकालना है, ठीक है। ऐसे पहले बता रहे हैं, ये vb का स्क्वायर कितना निकाल रहे हैं आप, 2gh माइनस 2a का वैल्यू है म्यू इनटू g इनटू में x। ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, देखो लिखना चाहिए 2 म्यू g x इज इक्वल टू 2gh। 2 से 2, g से g कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू x कितना आ गया बताओ, h बाय म्यू। ये तो आ रहा है h बाय म्यू, h हमारा है 1 और म्यू हमारा है 0.2 यानी 5 मीटर। ठीक है, आपको कितना आराम से हमने इसको सोल्व किया। लेकिन इसमें ट्रिक एंड प्रैक्टिस और वो तरीका जो अंकिता हम लोग बनाए वो सही नहीं है। देखो इसमें समझ में आ रहा है क्या हुआ है, पहले हमने इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाला, उसके बाद यहाँ से यहाँ हमको पता है कि यहाँ जो भी वेलोसिटी है वो यहाँ से यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी हमारा आ गया स्क्वायर में 2gh और यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना, तो यहाँ एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन काम कर रहा था, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह फ्रिक्शन लिखिए और फ्रिक्शन का अलग से फॉर्मूला पता है न्यू टाइम्स नॉर्मल, उसमें mg का वैल्यू डाले, mm कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ हर्षित क्या तुम सवाल पूछे हो, हाँ वही तो फिर से बता रहे थे। हर्षित तुम अभी तक फ्रिक्शन का नहीं किए हो क्लास, तुम फ्रिक्शन का समय थे, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद कभी रिकॉर्डिंग देखे भी नहीं हो अभी तक, ये तो गलत कर रहे हो। अब तुम्हारा सवाल है म्यू क्या है, म्यू क्या है मतलब तुम फ्रिक्शन ही नहीं पढ़े हो, मतलब फ्रिक्शन नहीं पढ़े हो।
और इसके लिए तुमको फ्रिक्शन एक बार देखना पड़ेगा ना, देख लेना बाकी लोग का। हाँ देख लेंगे, गलत बात है यार, सिर्फ अभी तक तुम नहीं देखे हो यार, तुम खाना पीना टाइम पे खा रहे हो, घूम फिर रहे हो टाइम पे, सारा गेम वेम खेल रहे हो मस्ती में, इतना समय मिल रहा है, तो भी तो अब तक एक बार भी नहीं चेक किया, ऐसे कैसे? जो साफ साफ तुम धोखा दे रहा है, फिर गलत बात। हाँ म्यू यहाँ क्या है यार, म्यू एक कांस्टेंट है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और बोलिए कहाँ के हम फोटो भेज रहे हैं, काफी लोगों ने बनाया है, दीक्षा रानी ने भेजा है, नहीं दीक्षा रानी आपने जो तरीके से बनाया ये भी वही है, गाइड वाला तरीका हमको लग रहा है, ये सब नहीं, आप ऐसे मत आप लोग यूज कीजिए, आंसर दिखेगा इससे, प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, बार बार कह रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं बात। हम इसका फोटो खींच के भेज रहे हैं, वैसे सही है, हम ये नहीं बोल रहे गाइड गलत बनाया है, लेकिन उससे आपको फायदा क्या होगा, आपका दिमाग एक तो डेवलप नहीं करेगा, आप कहीं का चीज को लिखोगे समझ में नहीं आएगा वो क्या है, वो क्यों ऐसे किया है वर्क रेजी थ्योरम लगाया, लेकिन वो भी आप ठीक से नहीं लिख पाए वहां पे कि हाँ वर्क रेजी थ्योरम है, लेकिन उसको ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि वैसे नहीं करना है। अच्छा स्कूल में ऐसे बताया गया है, स्कूल में ये प्रोसेस, तो स्कूल वाले भी जरूर वही सब ऐसे थोड़ा ऐसे देख रहे हैं, प्रोसेस को पहले नॉर्मल वे में रखना है हम लोग को, आप वहां पे जो भी चीज अप्लाई किए हैं वो आप लोग को हम बताते हैं क्या है, पहले हम ग्रुप में भेज देते हैं। ये समझ में आ गया दीक्षा, ये समझ में आया ना, इसको ध्यान से, स्कूल वाला समझ में आया तो ठीक है, लेकिन स्कूल वाला में आप लोग को जरूर डाउट हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो डाउट जरूर होगा, थोड़ा बहुत तो डाउट हुआ होगा, हाँ मैम ऐसे ही बताइए कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग मैम ऐसे लिखवाई भी तो उनको लिखना होता अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रिक्शन निकाल दें, ये भी मैम वैम जो कौन सा स्कूल है आपका जरा बताएं हमको, जो इस तरह पूरा तरह से गाइड का छापा हुआ लाइन है, खैर छोड़िए जो भी स्कूल है उनसे वो क्या मतलब है, आप लोग ये प्रोसेस भी ध्यान रखिएगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही तरीका आपको दिख रहा है ना, तो डिटेल्ड वे में हम बनाए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूटन्स लॉ बना रहे हैं इसलिए उसका वीडियो देख रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है दीक्षा, ओके स्कूल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, और ये मीटिंग अब खत्म होने वाला है 5 मिनट के अंदर, तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होता है आप प्लीज क्या करेंगे ऑब्वियसली बात है, फिर से सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करेंगे, हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें कोई मेहनत नहीं, हर जगह सेम प्रिंसिपल लाए काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को ऐसे सीखा जाता है ताकि आप उसके जरिए बाकी सवाल में भी दिमाग लगा सके एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, जिनसे बनेगा प्लीज भेजिएगा, स्कूल में भी वैसा हुआ चलेगा, अभी चेन वाला प्रॉब्लम नहीं करवाते हैं, इसमें ये कहलाता है चेन प्रॉब्लम, 38 जो है ये चेन प्रॉब्लम है, चेन वेन वाला भी हम रोके हुए हैं, घबराइएगा ना, चेन प्रॉब्लम को रोके हुए हैं। आप अब बनाओगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा समय दे दे हमको, आप ही के लिए क्वेश्चन खोज रहे हैं, पहले भी हम वैसे क्वेश्चन जाएंगे जिसमें कि आपको पहले आसानी हो, देखो चेन प्रॉब्लम एग्जाम्पल में भी है, बुक हाथ में नहीं रहने पे ना यही दिक्कत होता है इसमें कभी कभी, ओके। क्वेश्चन आप एक लिखिएगा, क्वेश्चन आपको एक लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, तो आप प्लीज लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोले a block of mass m attached to a spring, a block of mass m attached to a spring of spring constant k, a block of mass m attached to a spring of spring constant k oscillates on a smooth horizontal table. मेगा रिपीट करने बोल रही हो, ओके हम रिपीट कर दे रहे हैं,
रुको, इस सवाल को छोड़ दो, मत लिखो मत लिखो, इतना लंबा सवाल लिखवाएंगे, अगला मीटिंग में तुरंत है, फिर अगला आपका फिर ये एंड हो जाएगा। हम कुछ और इसमें मिल क्यों नहीं रहा है वो सवाल जो हम खोजना चाह रहे हैं। नॉर्मल सवाल खोज रहे हैं तो सवाल दिख नहीं रहा है। आप एक क्वेश्चन लिखो, हम जो बोलते हैं वो क्वेश्चन सीधे लिखो। ये क्वेश्चन को कट कर दो, क्वेश्चन को कट कर दो, लिखो कैलकुलेट the compressed length of the spring. Calculate the compressed length of the spring. Calculate the compressed length of the spring. Calculate the compressed length of the spring in the given diagram. In the given diagram. Full stop, वहां तक लिख लिए। लिखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर, एंड मास इज इक्वल टू 40 ग्राम, एंड मास ऑफ पार्टिकल इज 40 ग्राम। मीटिंग एंड हो जाएगा, अगले मीटिंग में हम दिखाते हैं।